हेलो एवरीवन। ये दृष्टि का पेपर है। टेस्ट पेपर नंबर 6 है। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 के लिए। इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 2025 बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा इसमें राष्ट्रीय उद्यान एक सही नहीं है। दाची गाम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में है। ग्रेट हिमालयन हिमाचल प्रदेश में, नागरहोल कर्नाटक में है, जबकि गिंडी ये केरल में स्थित नहीं है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन ई करेक्ट होगा। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, जो चेन्नई नगर सीमा के भीतर स्थित है और शहरी वन्य जीवों की रक्षा करता है। नेक्स्ट है 2, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के बारे में इसमें सही कथन बताने हैं। यह 63 देशों और यूरोपीय संघ EU की जलवायु संबंध प्रदर्शन को ट्रैक करता है। करेक्ट है। यह प्रत्येक देश के प्रदर्शन का मूल्यांकन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति के आधार पर करता है। दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है, भारत वर्ष 2025 के CCPI में 10वें स्थान पर है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के निम्नलिखित प्राणी जात पर इसमें विचार करना और इसमें देखना है लुप्त प्राय प्रजातियां कौन सी हो गई हैं, उसका बताना है। इसमें देखिए घड़ियाल, घड़ियाल गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, ना कि ये यहाँ पर लुप्त प्राय प्रजाति हो गए, गंभीर रूप से है ये, तो पहला इसमें नहीं है। दूसरा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये भी गंभीर रूप से नहीं है। राजस्थान का एक राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गंभीर रूप से लुप्त प्राय है और ये एक प्रमुख घास के मैदान की प्रजाति है, ना कि ये अभी लुप्त प्राय हुई है। तो दूसरा भी इसमें नहीं होगा। एशियाई चीता, एशियाई चीता IUCN के रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, तो तीनों ही ये गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति हैं, तो इसमें लुप्त प्राय कोई सी नहीं हुई है, तो यहाँ पर डी आंसर इसका सही होगा। इसमें कोई भी नहीं है लुप्त प्राय प्रजाति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरणीय कुजनेट कर्व जो EKC निम्नलिखित में से किसके बीच को दर्शाता है। इसमें यहाँ पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और पर्यावरणीय क्षरण के बीच संबंध को दर्शाता है। ए आंसर इसमें सही है। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS में। निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार करना है और टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है, जो संरक्षित क्षेत्र है उन पर विचार करना है। टाइगर रिजर्व घोषित पहला है इसमें यहाँ पर बांदीपुर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है भीतरकनिका, भीतरकनिका ये नहीं है इसमें, तो भीतरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं है, जबकि यहाँ पर बांदीपुर, इंद्रावती और रातापानी, रातापानी का देखें तो ये भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और ये मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के निकट स्थित है। रातापानी ये मध्य प्रदेश में है। भीतरकनिका कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है और इसे 1983 में टाइगर रिजर्व ये बना था। इसका नाम इंद्रावती नदी के नाम पर रखा गया। तो 1, 3, 4 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कोयला खदान राज्य है इसमें सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। पहला झरिया, ये झारखंड में ही है, जहाँ से आ रहा है तो झरिया। कोरबा ये छत्तीसगढ़ में। सिंगरेनी की बात करें, सिंगरेनी ये तमिलनाडु में न होकर के तेलंगाना में है, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। सी आंसर है सिंगरेनी ये तेलंगाना में है, ना कि तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन देखना है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। 1986 का जो अधिनियम है उसके तहत किया जाता है, ना कि 1972 के अंतर्गत किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त सभी प्रकार की मानव गतिविधियों को प्रतिबंधित करना होता है। इसमें सभी प्रकार की मानव गतिविधियां नहीं होती हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन बताना है, डी ऑप्शन इसका होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय प्रदान करता है।
इसमें बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर रिजर्व, ए आंसर इसमें सही है, जो पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी उपाय ये होगा। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इकोटोन के बारे में इसमें गलत है। पहला, इकोटोन दो या दो से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये क्षेत्र हो गया, ये एक क्षेत्र हो गया और ये एक क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक, इसमें जो ये संक्रमण क्षेत्र है ना, इसी को बोला जाता है इकोटोन। तो इसमें ठीक है पहला ऑप्शन। दूसरा है, इकोटोन में प्रजातियों की विविधता सामान्यतः आसपास के पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में कम होती है, ये कम नहीं होकर के ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 10, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कमेंसलिज्म जो सहभोजिता है इसको अच्छी तरह से वर्णित करती है। ये ए ऑप्शन ही इसका सही है। एक प्रजाति को इसमें लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति होगी वो अप्रभावित रहती है। नेक्स्ट 11, विषुवत रेखा के निकट पाया जाता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और इसकी मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। इसमें किस वन का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का किया गया है। इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और विषुवत रेखा के निकट ये पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही होगा। ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 12, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है? इसमें यहाँ पर वनस्पति उद्यान, जो वनस्पति उद्यान है ये इन सीटू का मतलब जहाँ पर प्रजातियाँ वहीं का वहीं उनका संरक्षण किया जाए उसको बोला जाता है एक्स सीटू का, जो अलग स्थान पर लेकर किया जाए, तो बी आंसर इसका सही होगा, वनस्पति उद्यान। इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये इन सीटू के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 13, भारत किस वर्ष में रामसर अभिसमय का हस्ताक्षर बना था? ये 1982 में बना था, सी आंसर इसमें करेक्ट है। और 1971 में ईरान के रामसर नगर में हस्ताक्षरित ये किया गया था भारत के द्वारा, और 1 फरवरी 1982 को औपचारिक रूप से इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बना, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 14, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस, जो ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है GMA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर हमें देखना है सही ऑप्शन। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 के वर्ल्ड ओशन समिट में की गई थी। इसमें पहला ऑप्शन सही है। दूसरा, यह गठबंधन विभिन्न हितधारकों के साथ साझेदारी के माध्यम से मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें सही है। यह केवल मैंग्रोव जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है। यह केवल मैंग्रोव से संबंधित नहीं है, जबकि जो तटीय प्रबंधन है और शासन में सुधार करने, शिक्षा को समर्थन देने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ करने, जलवायु समन और अनुकूल रणनीतियों में योगदान देने की अपनी क्षमता को सशक्त किया है इसने। तो तीसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित राज्यों को भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उनके वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि के आधार पर घटते क्रम में क्रमबद्ध करना है। इसमें ये वृद्धि के आधार पर है, वन और वृक्ष आवरण में जो वृद्धि है उसके आधार पर घटते क्रम में देखना है। तो इसमें यहाँ पर पहला तो छत्तीसगढ़ ही होगा, उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, तीसरे पर उड़ीसा और चौथे नंबर पर राजस्थान। ए आंसर इसका सही है। ये 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट थी 2023 में की गई थी, और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट 16, जिला खनिज फाउंडेशन DMF के संदर्भ में इसमें सही कथन बताना है। इसमें कोड भी दिए हुए हैं। DMF एक गैर लाभकारी संस्था है जिसे खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है, ये 2015 के तहत ही किया गया है। यह खनन से प्रभावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है। जो खनन से प्रभावित व्यक्ति हैं उनके हितों की रक्षा ये करता है, मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करेगा इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन है इसमें, यह राज्य सरकारों को खनिज अन्वेषण के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है। यह राज्य सरकारों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं देता है। इसका कार्य जो MMDR अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अंतर्गत
सरकार द्वारा किया जाएगा, ना कि राज्य सरकारों के द्वारा। तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 17, इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। वायु अधिनियम की बात करें तो इसमें यहाँ पर 1981 का है, ये 1981 का। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। पर्यावरण अधिनियम 1986 का है। इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग GEAC होती है वो भी 1986 के अंतर्गत, और जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं ना वो भी 1986 के एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत ही किए जाते हैं। और जल अधिनियम ये 1974 का है। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा मिलान हो रहा है, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 18, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन अनक्लोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। प्रादेशिक समुद्र किसी देश की समुद्री तटरेखा से 12 समुद्री मील तक फैला होता है। इसमें यहाँ पर ठीक है, पहला ऑप्शन ये 12 समुद्री मील तक फैला होता है। किसी देश को अपने प्रादेशिक समुद्र पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त होती है। ठीक है, देश विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के अंतर्गत समुद्र की सतह के नीचे संसाधनों के अन्वेषण और उपयोग का विशेषाधिकार रखते हैं। तीनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 19 है जैव विविधता पर कन्वेंशन CBT के 16वें पक्षकार सम्मेलन जो COP 16 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये कैली में हुआ था। कैली कहाँ पर है? कोलंबिया में है, और ये 16वां पक्षकार सम्मेलन था। तो इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20, गन्ने के संदर्भ में देखना है और कौन सा इसमें कथन सही है। गन्ना कटाई के लिए लगभग 10 से 12 महीने में तैयार होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, इसमें 10 से 12 महीने लग जाते हैं तैयार होने में। इसके लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसमें तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं डी में, डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट 21, पादप प्लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पादप प्लवक ऐसे पौधे होते हैं जो लवणीय और स्वच्छ दोनों प्रकार के जल में जीवित रह सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, ये दोनों प्रकार के में रह सकते हैं, स्वच्छ में भी और लवणीय में भी। वे अधिकांशतः एक कोश के जीव होते हैं। तो दोनों ऑप्शन से इसका ठीक है, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट 22, हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी जो माइक है कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन की ये पहल है? ये है साइट्स की। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है। और इसमें हाथियों की जो अवैध हत्या की निगरानी माइक कार्यक्रम के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है और ये साइट्स के द्वारा इसको आरंभ किया गया था। इसी वर्ष 1997 में 1997 में 10वें पक्षकार सम्मेलन COP 10 में पारित किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये 1890 में ही किया गई थी, इसकी स्थापना BSI भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इसमें दूसरा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये तो ठीक है। जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और प्राणी विविधता का विस्तृत रिकॉर्ड रखता है। ये 1916 में की गई थी, ना कि 1990 में। गलत ऑप्शन ही इसमें देखना है, तो बी ऑप्शन इसका गलत ऑप्शन है, बी सही आंसर। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अधिकार क्षेत्र से बाहर आता है? कौन सा है इसमें जो NGT के बाहर आता है? NGT की जो स्थापना की गई थी 2010 एक्ट के अंतर्गत 2010 में की गई थी, और इसमें बाहर आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये NGT के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी का ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। और यहाँ पर देखें, जो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 है ना, वो भी इसके अंतर्गत आता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसके अंतर्गत आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसके अंतर्गत आता है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002 वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। ये पूछा जा सकता है इस तरीके से, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लेकिन 1972 का जो अधिनियम है ना, ये नहीं आता।
नेक्स्ट 25 समुद्री मत्स्य की जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर देखना है कौन सा इसमें सही कथन है। पहला ऑप्शन है यह जनगणना हर 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। गलत है। जो समुद्री मत्स्य की योजना है ये यहाँ पर 5वीं समुद्री मत्स्य की जनगणना 2005 में 2025 की शुरुआत में की गई थी। तो इसमें यहाँ पर ये 10 वर्षों में नहीं की जाती जबकि हर 5 वर्षों में की जाती है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। अंतिम समुद्री मत्स्य की जनगणना वर्ष 2015 में आयोजित की गई, अभी 2025 में ही की गई है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सही ऑप्शन देखना है तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट 26 मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। मीथेन एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है। जो मीथेन है एक अल्पकालिक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है 12 वर्ष होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत कम होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन है यह वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार भी है, ठीक है। 30% के लिए दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 27 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है। इधर संगठन दिए हुए हैं और यहाँ पर मुख्यालय दिए हुए हैं। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन गलत है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन इसका मुख्यालय लंदन में स्थित नहीं है, जबकि मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका गलत होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो UNEP है इसका मुख्यालय नैरोबी में ही है। तो यहाँ पर ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये इसका गुरुग्राम में, और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो IPCC है ये जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल के संदर्भ में तो इसमें पहला ऑप्शन है इन्हें IUCN रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में रखा गया है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। इन्हें यहाँ पर जो लिस्ट कंसर्न सूची होती है कम चिंतनीय उस सूची में रखा गया है, ना कि रेड लिस्ट की सुभेद सूची में रखा गया। वर्णलेबन में नहीं है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन गलत होने के बाद में बी ऑप्शन बच जाता है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 29 निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस GHG यहाँ पर GHG नहीं है। इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। यहाँ पर सी आंसर इसका सही होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO इसका जो रासायनिक सूत्र होगा वो N होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है N2O, ये ग्रीन हाउस गैस होती है। जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड इसमें दोनों में वो हो सकता है कि हाँ कौन सा है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय अम्लीकरण का कारण नहीं है। महासागरीय अम्लीकरण का कारण इसमें कौन सा नहीं है। महासागर में तेल रिसाव, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में देखना है तो सी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। मोस्टली जिसमें केवल आता है तो गलत होता है। परमाफ्रॉस्ट का क्षरण केवल सतही पिघलन तक सीमित होता है और यह भूमिगत अवसंरचना को प्रभावित नहीं करता है। सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 32 निम्नलिखित जीवों पर यहाँ पर विचार करना है और जीव संदीप्ति हैं उनके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है शैवाल भी होते हैं, जेलीफिश भी होते हैं, जीवाणु भी और शार्क भी। चारों ऑप्शंस ठीक है। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 33 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तोन प्रजाति को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। इसमें ये करता है बी ऑप्शन, एक प्रजाति जिसकी अनुपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव ला सकती है वही होती है कीस्टोन प्रजाति। नेक्स्ट 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर देखना है कौन सा इसमें सही है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन है ये ऐसे क्षेत्र होते हैं
हॉट स्पॉट के बारे में बताना है, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ प्रजातियों की अधिकतम और स्थानिकता पाई जाती है, जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया भारत में, वो होता है। दूसरा ऑप्शन है भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। करेक्ट है, भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट ही है, पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडा। जो सुंडा लैंड है इसमें भारत के निकोबार द्वीप शामिल हैं। पश्चिमी घाट हो गया, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडा लैंड। तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट और इंडो गंगा के मैदान जैव विविधता हॉटस्पॉट है। तीसरा ऑप्शन ना इसमें गलत है, इंडो गंगा के मैदान नहीं है, जबकि हिमालय है। तो यहाँ पर पूर्वी हिमालय ना कि पश्चिमी हिमालय, इस तरीके से भी आ जाता है। तो 1 और 2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें यहाँ पर देखें, वहाँ अगर किसी को भी हॉट स्पॉट घोषित करना है किसी भी स्थान को, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वहाँ कम से कम 1500 स्थानिक जो वाहिकी हैं, पौधे हैं, वो प्रजातियां होनी चाहिए। उस क्षेत्र के कम से कम 70% मूल प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी होनी चाहिए। कितनी? 70% नष्ट हो चुकी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक होते हैं? इसमें यहाँ पर पहला ठीक है शैवाल भी होता है, इसमें दूसरा घास भी होता है, तीसरा जीवाणु भी होता है, इसमें कवक नहीं होता है। तो सी आंसर इसका सही होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट है 36, कौन सा प्राकृतिक रूप से कार्बन पृथक्करण में योगदान देता है? यह कार्बन पृथक्करण का हमें देखना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है मैंग्रोव, ठीक है, कार्बन पृथक्करण करता है प्राकृतिक रूप से, समुद्री शैवाल भी, पीटलैंड भी और यहाँ पर मृदा भी। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 37, पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। पहला ऑप्शन है यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ परिवर्तित और विकसित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी, जो प्राथमिक अनुक्रम वही होता है जहां पहले कोई जीवन नहीं था। द्वितीयक अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले जीवन था लेकिन वह किसी कारणवश बाधित हो गया है। तीसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, तीनों ऑप्शंस ठीक है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में देखना है और इसमें सही कथन भी बताना है। पहला ऑप्शन है इसमें, यह क्षतिग्रस्त भूमि को देशज पौधों की प्रजातियों से पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया होती है। जो ग्रीन वॉशिंग शब्द है ना, पहली बार ये वर्ष 1986 में अमेरिकी पर्यावरणविद जे वेस्टरलैंड ने प्रयोग किया था और ये उस भ्रामक प्रथा को दर्शाता है जिसमें कंपनियां या सरकारें अपनी पर्यावरणीय पहलों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती हैं या झूठे दावे करती हैं कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। कुछ भी ऐसी कोई भी पॉलिसी हुई तो उसको बता देंगे कि ये पर्यावरण के अनुकूल है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ग्रीन वॉशिंग उसी के लिए यूज़ किया जाता है, एक भ्रामक प्रथा होती है ये। तो पहला ऑप्शन तो इसमें यहाँ पर गलत है, ये पुनर्स्थापित करने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। ये कंपनियों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल दिखाने के लिए अपनाई गई भ्रामक रणनीति है। दूसरा ऑप्शन ठीक है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक अम्लीय वर्षा के गठन में योगदान करते हैं? इसमें योगदान करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, पहला ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी है। तो 1 और 3 बी में आ रहा है, बी आंसर इसका सही है। जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बनाते हैं अम्लीय वर्षा, वही उसी से ही होगा, तो 1 और 3 होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करना है। इसमें यहाँ पर पहला देखें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 16 सितंबर 1987 का है, 1987 का। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो ये है क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997, ये 1997। फिर बैसल कन्वेंशन, ये 22 मार्च 1989, ये 1989। इसमें यहाँ पर डेट भी पता होनी चाहिए, ये तो ईयर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर और 11 दिसंबर को क्योटो प्रोटोकॉल, और इसमें विकसित देशों सहित 192 पक्षों को निर्धारित लक्ष्यों के तहत ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है। और जो
कन्वेंशन है ये 22 मार्च 1989 को अपनाया गया था, जो खतरनाक अपशिष्ट होते हैं की सीमा पार परिवहन और उनके निपटान को नियंत्रित करता है। जैसे कि ये कोई देश है और जो भी इसका अपशिष्ट होता था वो दूसरे देश के क्षेत्र में यहाँ पर नहीं डाल सकता, उसके लिए बेसल कन्वेंशन था। फिर यहाँ पर स्टॉक कन्वेंशन। स्टॉक कन्वेंशन ये स्थायी जैविक प्रदूषकों के लिए है और 22 मई 2001 का है, ये 2001 इसका है। अब इसको यहाँ पर देखना है कौन सा इसमें सही क्रम बैठ रहा है। तो एक होगा पहले पे 1987, फिर तीसरा होगा 1989, फिर 2 होगा 1997, फिर 2001 होगा। तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से किसे माइक्रोप्लास्टिक माना जाता है। माइक्रोप्लास्टिक देखना है इसमें सौंदर्य जो प्रसाधनों में प्रयुक्त प्लास्टिक बीड्स होते हैं उसको भी माना जाता है। सिंथेटिक वस्त्रों से निकले रेसे ये भी होते हैं। फिर तीसरा है प्लास्टिक की बोतलों के टूटे हुए टुकड़े, ये भी होता है। तो 1, 2, 3 डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर देखना है गंभीर रूप से कौन से संकट ग्रस्त हैं। इसमें पहला ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखे थे यहाँ पर, ठीक है। अब हंगुल भी गंभीर रूप से है। ये लॉयन टेल्ड मकाक, जो लॉयन टेल्ड मकाक है ये गंभीर रूप से इसमें नहीं है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन तो कट हो गया, 2 ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर है मालाबार सिवेट, जो मालाबार सिवेट है ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और जो लॉयन टेल्ड मकाक है ये संकटग्रस्त है और पश्चिमी घाट में ये पाया जाता है। इनकी संख्या को, जो जनसंख्या है उसको वनों की कटाई और आवास विखंडन के लिए खतरा है। 1, 2, 4 आ रहे हैं इसमें सी में, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल है। इसमें यहाँ पर है ये राष्ट्रीय सौर मिशन भी, सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन और संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन। इसमें यहाँ पर चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो डी आंसर इसका सही है। भारत सरकार ने 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो NAPCC है इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन की रूपरेखा दी गई थी, तो इसमें चारों ये शामिल हैं। नेक्स्ट है 44, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, जो EPRS शब्द का प्रयोग प्राय निम्नलिखित संदर्भ में किया जाता है। इस पे UPSC में क्वेश्चन भी पूछा गया है मेंस में, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 45, बायोस्वेलस शब्द का तात्पर्य क्या है। वर्षा जल बहाव के प्रबंधन और उपचार के लिए डिजाइन की गई हरित अवसंरचना, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है 46, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही ऑप्शन इसमें देखना है। पहला ऑप्शन है यह व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के माध्यम से ग्रीन क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देता है। इन ग्रीन क्रेडिट्स का व्यापार घरेलू बाजार में किया जा सकता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है इसमें इस प्रोग्राम को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा विनियमित किया जाता है। इसमें गलत है, ये RBI के द्वारा नहीं किया जाता, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE द्वारा संचालित किया जाता है। पता ही चल जाएगा कि RBI होगा या नहीं होगा, तो बी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये है यहाँ पर अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण से मुकाबला के लिए, बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, यदि किसी प्रजाति को स्थानिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो इसका क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होता है यह स्वाभाविक रूप से किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है, बी आंसर इसमें सही है। स्थानिक का मतलब यही होता है और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 49, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो BOD है निम्नलिखित में से एक यहाँ पर मानक संकेतक होता है। इसमें जल निकायों में जैविक प्रदूषण की मात्रा, अगर जैविक प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा तो जीव जो होंगे उसमें रहने वाले जीव उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक जैव संकेतक माना
जा सकता है। इसमें यहाँ पर लाइकेन माना जाता है, बी आंसर करेक्ट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है 51, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें सही कथन बताने हैं। पहला है 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। ठीक है, पहला ऑप्शन। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ये WEF के द्वारा इसको जारी नहीं किया जाता है, जबकि UNDP के द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। दूसरा ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 52, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। इसमें यहाँ पर भंडारण नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा, ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर 53, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के संदर्भ में देखना इसमें कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का संचालन 191 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। 191 सदस्य देश हैं इसमें। इसकी स्थापना वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों द्वारा की गई थी। इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो सी आंसर इसका सही होगा। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्थित ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है 54, निम्नलिखित में से कौन सा मिनी रत्न का उदाहरण नहीं है। मिनी रत्न का उदाहरण इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, HAL। यहाँ पर जो HAL है, ये यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये नवरत्न है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ना कि ये यहाँ पर मिनी रत्न है। महारत्न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये महारत्न के अंतर्गत आते हैं, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन देखने हैं। पहला ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में की गई थी, ना कि 1952 में की गई थी। गलत है, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT की स्थापना वर्ष 1948 में 23 संस्थापक सदस्य देशों के साथ की गई थी। दूसरा ऑप्शन ठीक है, सही देखना है, बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 56, सुभद्रा योजना एक महिला केंद्रित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ओडिशा के द्वारा किया गया है, सी आंसर इसमें सही है। इसमें ये 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उनके लिए है और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की अपेक्षा है। इसमें बैंक खाते में सीधे 50,000 स्थानांतरित किए जाएंगे और ये 2024 के चुनावों के बाद ओडिशा में गठित जो नई भाजपा सरकार की पहली प्रमुख कल्याणकारी पहलों में से एक है। नेक्स्ट है 57, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये 1982 में की गई थी, सी आंसर इसमें सही है और ये जुलाई में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है 58, भारत में गरीबी के आकलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी बताने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान परिवारों की आय स्तर पर आधारित होता है। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। जो भारत में गरीबी रेखा का अनुमान है परिवारों की आय स्तर पर आधारित नहीं होता है। दूसरा ऑप्शन है गरीबी को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षणों के आधार पर मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन बताना है, तो ए ऑप्शन ही इसका गलत है। अन्नपूर्ण योजना 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना, इसमें यहाँ पर 1999 से 2000 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जो होता है ना, उन वृद्ध नागरिकों को भोजन उपलब्ध कराना होता है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ होते हैं, तो ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें यहाँ पर सही कथन भी देखने हैं। इसमें पहला ऑप्शन है खाद्य उत्पादों की खुदरा व्यापार और प्रसारण में स्वचालित मार्ग के तहत FDI की अनुमति है, तो इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सही नहीं है। जो FDI है यहाँ पर पहला ऑप्शन तो इसका गलत है।
इसमें यहाँ पर एफडीआई भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा निम्नलिखित में से किए गए निवेश को संदर्भित करता है, जैसे कि पूंजीगत साधनों के माध्यम से एक अपूंजीकृत जो कंपनी होगी वो, और सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कम से कम 10% होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है इसमें, वर्तमान में भारत में एफडीआई का विनियमन एफडीआई नीति 2020 और फेमा जो गैर ऋण साधन नियम 2019 के तहत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ओनली इसमें करेक्ट है, तो बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 61 समिति, और इधर यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर मिलान करना है। अलग समिति की बात करें 1979 की है, तो पहले का चौथा होगा इसमें, तो इसी में आ रहा है ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 62 में यहाँ पर सकल मूल्य वर्धन जीवीए से क्या तात्पर्य है। इसमें यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, सब्सिडी जोड़कर और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर समायोजित किया गया सकल घरेलू उत्पाद है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जीवीए बराबर जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस के इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, इसका ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है 63 निम्नलिखित में से कौन सा प्रशुल्क रोध जो टैरिफ बैरियर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। इसमें यहाँ पर कर लगाकर आयात पर प्रतिबंध, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 64 है, सूची 1 और सूची 2 दी गई है, बेरोजगारी के प्रकार इधर विवरण दिए हैं, तो इसमें यहाँ पर मिलान करना है। इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी की बात करें तो ये होगा यहाँ पर नौकरी की आवश्यकताओं और श्रमिक कौशल के बीच बेमेल, तो पहले का इसमें फोर्थ होगा। पहले का चौथा है चक्रीय बेरोजगारी ये आर्थिक चक्र में उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। आर्थिक मंदी के दौरान यह बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक वृद्धि के समय ये घटती है। इसमें चक्रीय बेरोजगारी का यहाँ पर दूसरा ही होगा, आर्थिक मंदी और मंदी से उत्पन्न होगी। आंशिक बेरोजगारी की बात करें तो इसमें तीसरा होगा, और प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होती है ये इसमें होगी आवश्यकता से अधिक श्रमिक नियोजित, जैसे कि कृषि में ज़रूरत है 2 की और उसमें लग रहा है पूरा परिवार 5-6 लोगों का परिवार, तो इसमें ए आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 LFPR का क्या अर्थ है। LFPR का अर्थ होता है श्रम बल भागीदारी दर, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन बताने हैं। खुले बाजार परिचालन का तात्पर्य खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की खरीद और बिक्री से है। इसमें यहाँ पर ठीक है पहला ऑप्शन, जो खुला बाजार परिचालन है उसका यही तात्पर्य होता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा तरलता की स्थिति को संतुलित करने हेतु प्रयुक्त मात्रात्मक उपकरणों में से एक है। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 67 निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक नीति के साधन हैं। मौद्रिक नीति के इसमें साधन बताने हैं और सही ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन है रेपो दर, ठीक है, मौद्रिक नीति का बैंक दर भी, और MSF भी होता है बाजार स्थिरीकरण योजना MSS, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 2 3 4 सभी करेक्ट है। नेक्स्ट है 68 इसमें सही कथन बताने हैं। जौ और मटर जो खरीफ फसलों के उदाहरण हैं, इसमें यहाँ पर खरीफ फसलों के ये उदाहरण नहीं होते हैं, जबकि रबी फसलों के उदाहरण होते हैं। दूसरा ऑप्शन है उड़द और सोयाबीन रबी फसलों के उदाहरण हैं। दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, दोनों ये रिवर्स में दे दिया है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 69 नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण। रबर एक भूमध्य रेखीय फसल है, जो रबर है वो एक भूमध्य रेखीय फसल है, ठीक है। इसमें कारण है इसे नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है तथा वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। इसमें दोनों कथन सही भी हैं और इसमें इसकी व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 70 स्वाश्रय महिला सेवा संघ, जो सेवा है इसकी ये फुल फॉर्म है यहाँ पर, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये इला भट्ट के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर इला भट्ट द्वारा स्थापित यहाँ पर स्वाश्रयी महिला सेवा संघ, इसकी स्थापना ये SHG के विकास में एक ऐतिहासिक पहल माना जाता है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 71 हाल ही में लॉन्च की गई अंतर्दृष्टि पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें अंतर्दृष्टि का मुख्य उद्देश्य देखना है
क्या है? इसमें दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना है। सी आंसर इसमें सही है। जो अंतर्दृष्टि है इसका दृष्टि संपन्न व्यक्तियों को दृष्टि दोष का अनुभव प्रदान करना है। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का कौन सा राज्य अनुसूचित जातियों एससी का उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये तेलंगाना बन गया है। बी आंसर इसमें सही है। उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। 73 है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का आधिकारिक नाम क्या है? इसमें यहाँ पर है गज सिंह। बी आंसर इसका सही है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं की यज्ञ 2025 देश के सबसे महत्वपूर्ण युवा खेल आयोजनों में से एक है। 27 से अधिक प्रतिस्पर्धी खेलों और एक डेमो खेल के साथ 2025 में न केवल युवाओं ने शक्ति का प्रदर्शन किया बल्कि इसमें भविष्यगामी तत्वों का भी समावेशन किया गया था। नेक्स्ट है 74 पंचायत उन्नति सूचकांक। इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक जो PAI का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। इसमें SDG से जुड़े सामाजिक आर्थिक संकेतकों का उपयोग कर ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करना होता है। तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 75 वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था? इसमें यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका था। यहाँ पर सी आंसर इसका सही है। 2024-25 में भारत का जो निर्यात है अमेरिका को 11.6% से बढ़कर कितना हो गया? 86.51 यहाँ पर बिलियन डॉलर, यहाँ पर बिलियन अमेरिकी डॉलर में हो गया है। कितना था? 11.6 था और उससे बढ़कर यहाँ पर 86.51% हो गया है। जबकि चीन 127.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो इसमें जो होगा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है।